सो दिस इज़ द क्लास ऑफ मोदिग्लानी मिलर मॉडल। इससे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में हम लोगों ने दो अप्रोच के बारे में पढ़ा था, जो कि था नेट इनकम अप्रोच और एक था नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। दोनों अप्रोच में डिफरेंसेस ये था कि एक में बोला ये जाता था कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है, और दूसरे अप्रोच में ये बोला जाता था कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। वो दोनों थ्योरीज मिस्टर ड्यूरेन ने दी थी। अब ये आपकी तीसरी थ्योरी है, दैट इज़ मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। सो ये मोदिग्लानी मिलर मॉडल में क्या बोला गया है, ये मॉडल बेसिकली प्रूफ करने के लिए था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को। अब ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में यही बोला जाता था कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करेगा, आपकी जो कंपनी की वैल्यू है वो सेम रहेगी, आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी सेम रहेगा, बट अगर आप जैसे जैसे डेप्ट चेंज करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ते रहेगा। ठीक है। अब उन्होंने ये बात बोल दी मिस्टर ड्यूरन ने, बट उनकी बात को प्रूव करना था कि ये जो चेंजेस आते हैं क्यों आते हैं, इसीलिए मोदिग्लानी मिलर वाला मॉडल आया था। ठीक है। अब इस मॉडल में आप पढ़िए आगे क्या क्या लिखा है। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है। जो जो बातें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कही गई थी वही सेम बातें इसमें भी हैं कि आपका लेवरेज क्या होता है, जितना आप बिज़नेस में लोन या डेप्ट लेते हो उसको कहते हैं लेवरेज। अगर लोन और डेप्ट ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे इसको कि आपके बिज़नेस में लेवरेज ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप जानते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप यहाँ ले लीजिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लास्ट में वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता था, V इज इक्वल टू ई प्लस डी। ई मीन्स होता था इक्विटी की वैल्यू और डी मीन्स होता था डेप्ट की वैल्यू। अब इन्होंने आगे ये बोल दिया कि द फाइनेंशियल लेवरेज डज नॉट मैटर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म आर इंडिपेंडेंट। हाँ, वही बात है कि जो फाइनेंशियल लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है डेप्ट लेना। लेवरेज भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट वो है नहीं आपके सिलेबस में। आप बस ये जान लीजिए कि जो फाइनेंशियल लेवरेज होता है उसका मतलब होता है डेप्ट यानी लोन लेना। अब लोन बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इससे पहले अप्रोच में मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका एक ग्राफ है जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये आपका हो जाएगा के डी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये आ जाएगा K0, और ये आ रहा था आपका इक्विटी, ये बढ़ते जा रहा था KE। जैसे जैसे आप लेवरेज बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपकी क्या थी, बढ़ रही थी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ें मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गई हो। आगे देखते हैं, आगे एजम्पशन की बात करते हैं कि देखो किसी भी मॉडल को प्रूव करने के लिए क्या होता है, कुछ एजम्पशन लेने होते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है कि वो बातें जो प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, मतलब जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तब भी हमें इस मॉडल को साबित करने के लिए वो बातें लेनी पड़ती है। तो सबसे पहला एजम्पशन आप देखेंगे, कैपिटल मार्केट आपका परफेक्ट है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू इन्वेस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप लोगों ने जैसे परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, जिसमें सारे बायर्स जो भी होते हैं और या सारे कस्टमर बायर सेलर सब नॉलेजेबल होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें क्या एज्यूम करना है कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे शेयर्स और ये डिबेंचर्स, मतलब कि डेप्ट को ख़रीदा और बेचा जाता है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट परफेक्ट का मतलब है कि एक प्राइस रहेगा, उसी पे क्या एक प्राइस रहेगा आपका कैपिटल मार्केट में। एक प्राइस का मतलब होता है कि प्राइस आपको गिवन रहेगा और लोग उसी प्राइस के हिसाब से चीज़ें को खरीदेंगे या बेचेंगे। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी, मतलब कोई भी आदमी अनजान नहीं रहेगा फाइनेंस की चीज़ों से, उसको ये पता रहेगा किसका शेयर का प्राइस क्या है, किसके लोन का इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं सेकंड एग्जम्पशन में। सेकंड एग्जम्पशन वही है, ऊपर वाले से ही लिया गया है कि जो आपका इन्वेस्टर है वो नॉलेजेबल है और वेल इन्फॉर्म अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब होता है आपका शेयर्स और डेप्ट को बोलते हैं सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सेकंड एग्जम्पशन में ये बोला गया है कि जो निवेशक होते हैं यानी जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो नॉलेजेबल होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कि हर चीज़ में एजम्पशन वही लिया जाता है, आपके पास कोई भी टैक्सेस नहीं होंगे, देयर इज़ नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। फोर्थ एजम्पशन ये है कि ऑल सिक्योरिटीज़ आर इन्फाइनाइटली डिविजिबल। इस एजम्पशन का इन्फाइनाइटली मतलब होता है कभी ना ख़त्म होने वाला, डिविजिबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना। तो इन्होंने ये बात बोल दी कि हम अपनी कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको हम किसी भी भाग में तोड़ सकते हैं, लेकिन किस में करेंगे, इक्विटी या डेप्ट में। यानी इन्होंने ये बात बोल दी
कि या तो हमारे पास पूरा इक्विटी रहेगा या तो पूरा डेप्ट रहेगा, या तो कुछ डेप्ट हो सकता है कुछ इक्विटी हो सकता है, या तो डेप्ट ज़्यादा हो इक्विटी कम है। तो इसका मतलब ये चीज़ होती है। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल एवरेज। ये वहीं से लिया गया है नेट ऑपरेटिंग इनकम से, कि जो आपकी फर्म की वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी फाइनेंशियल एवरेज से। इसका मतलब है कि डेप्ट बढ़ाने की वजह से आपके बिजनेस की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और लास्ट में वो चीज़ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप लिखते थे K0, ठीक है, मैंने मेंशन किया है, देखिए। तो ये वाला वही वाला ग्राफ बनेगा, दिस इज़ KD एंड दिस इज़ K0, और ये जैसे जैसे लेवरेज बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि मॉडल। अब इसमें मॉडल का मतलब होता है कि इसमें क्या बात कही गई है। जैसे हम लोगों ने एजम्पशन के बारे में तो पता कर लिया, अब इनमें से 6 एजम्पशन में से आप लोग 4 याद कर लीजिएगा जो बेस्ट होते हैं, ठीक है, सारे लिखने की नीड नहीं होती। अब मॉडल में क्या है, इस मॉडल में बेसिकली एक प्रोसेस का यूज़ हुआ है जिसको कहते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, जिसको कहते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। ठीक है, ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस थ्योरी में इस वर्ड का यूज़ बहुत है। ठीक है, अब आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है, आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि सेम चीज़ को एक सस्ते मार्केट से ख़रीदना और महंगे मार्केट में बेच देना। आई रिपीट, क्या चीज़ बोली मैंने, कि आर्बिट्रेज क्या प्रोसेस होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स। कहने का मतलब एक मार्केट में, जैसे मान लो ये कोई प्रोडक्ट है, ये एक मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो एक पर्सन है, मतलब एक बंदा है, अगर उसको कुछ प्रॉफिट कमाना हो, क्या करेगा, सस्ते वाले मार्केट से बाई कर लेगा, और यहाँ पे जो सेलिंग है, सेलिंग का मतलब यहाँ जो मार्केट जिसमें प्राइस आपका क्या हो, दाम जो हो आपका ज़्यादा हो, वहाँ पे क्या कर देगा, सेल कर दे। तो ये प्रोसेस होता है आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस। ठीक है, आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सस्ती जो चीज़ जिस मार्केट में सस्ती है वहाँ से उस चीज़ को ख़रीद लेना, और वही चीज़ जिस मार्केट में महंगी है उस चीज़ को वहाँ पे बेच देना। तो इससे क्या होगा, बीच में इन्वेस्टर यानी जो प्रोडक्ट ख़रीदने वाला पर्सन है उसको मिल जाएगा थोड़ा सा मुनाफा यानी प्रॉफिट। अब ये आर्बिट्रेज प्रोसेस को मैंने आपको प्रोडक्ट में बता दिया, लेकिन ये प्रोडक्ट में नहीं यूज़ होता, इसका काम फाइनेंस में है। कहने का मतलब यहाँ जो भी मार्केट की बात की जाएगी वो मार्केट की बात करेंगे हम लोग कैपिटल मार्केट। इससे पहले मैंने आपको कैपिटल मार्केट के बारे में बता दिया, जहाँ पे शेयर डिबेंचर वगैरह वगैरह और बहुत सारी सिक्योरिटीज़ है, उसको ख़रीदा और बेचा जाता है। आप एक तरीके से मान के चलिए स्टॉक मार्केट जिसको कह सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट हो गया, आपके बैंक्स हो गए, वो एक पार्ट है कैपिटल मार्केट का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल जैसे मैंने लिख लिया, एक मार्केट में शेयर 100 रुपये का है, दूसरे मार्केट में वही शेयर 105 का है, तो दोनों शेयर तो सेम है, लेकिन दोनों मार्केट में उनका जो दाम है वो अलग अलग है। तो यहाँ आर्बिट्रेज प्रोसेस लग सकता है। तो यहाँ क्या होगा, जो 100 रुपये में जो एक निवेशक है, मान लो वो 100 रुपये में यहाँ से उसको बाई करेगा, और जिस मार्केट में जहाँ 105 रुपये में बिक रहा होगा वहाँ पे उसको सेल कर देगा, तो ये क्या कमा लेगा, 5 रुपये प्रॉफिट कमा लेगा। तो इसी प्रोसेस का यूज़ हमारे MM अप्रोच में होगा। अब यहाँ पे मार्केट 1 मार्केट 2 को क्या बोला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट 1 को बोलते हैं हम लोग वो वाला मार्केट जहाँ पे किसी बिज़नेस की वैल्यू ज़्यादा है, यानी ओवर वैल्यू है। जैसे मैंने ओवर कैपिटलाइजेशन आप लोगों को बताया था ना, जो थ्योरी थी इससे पहले की, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि बिज़नेस की वैल्यू तो ज़्यादा है बट रिटर्न कम है। ठीक है, अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या था, बिज़नेस की अर्निंग ज़्यादा है लेकिन उसमें जो लगे हुए पैसे हैं उसकी वैल्यू कम। ठीक है, ये चीज़ थी आपके। तो यहाँ क्या करेंगे, आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या करेंगे कि जो बिज़नेस की वैल्यू ज़्यादा है उस वैल्यू में से क्या करेंगे, जो निवेशक होगा, जो इन्वेस्टर होगा, उस बिज़नेस में से उसके शेयर्स को बेच के उस बिज़नेस में लगाएगा जिसकी वैल्यू क्या हो, कम हो। आई रिपीट, मैंने क्या चीज़ बोली, किसी भी बिज़नेस की वैल्यू ज़्यादा है तो उससे पैसे निकाले जाएंगे, और जिसकी बिज़नेस की वैल्यू कम है उसकी बिज़नेस में लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा इन्वेस्टर को, ये देखिएगा। अब जैसे आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या बोला गया है कि जो इन्वेस्टर है वो सेल कर देगा, सेल का मतलब आएगा बेच देगा शेयर्स, किसके,
ओवर वैल्यूड फर्म के, जो मैंने अभी आपको बताया, फर्म यानी बिजनेस, ठीक है। और वो बाई कर लेगा कौन से शेयर, जो कि अंडर वैल्यू। ओवर वैल्यू का मतलब होता है कि जो वास्तविक उसकी वैल्यू है वो उतनी वैल्यू कम है, लेकिन दिखाई हमें जा रही है ज़्यादा। तो ओवर वैल्यू में क्या किया जाता है, शेयर्स को आपको सेल किया जाता है, ठीक है। अंडर वैल्यू का मतलब है कि वास्तविक वैल्यू, मतलब जो रियलिटी वैल्यू है, रियल वैल्यू है, वो ज़्यादा है, लेकिन जो दिखाई हुई वैल्यू है वो कम है। तो क्या होगा, वहाँ के शेयर्स को बाई किया जाएगा। तो ये बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटी एक ही आदमी नहीं करेंगे, बहुत सारे आदमी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या एजम्पशन लिया है कि सारे इन्वेस्टर के पास नॉलेज है। सारे इन्वेस्टर को ये पता है कि कौन से बिजनेस ओवर वैल्यू है और कौन सा बिजनेस अंडर वैल्यू है। तो ये सारे लोग अगर ये चीज़ को देख के खरीद बेच करते हैं शेयर्स की, ओवर वैल्यू के शेयर्स को बेचेंगे, अंडर वैल्यू के शेयर्स को खरीदेंगे, तो ये इस प्रोसेस को इतना टाइम करते जाएंगे तब तक करेंगे जब तक दोनों फर्म की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो सेम नहीं हो जाती। मार्केट वैल्यू सेम होने का मतलब है जो वी की वैल्यू है वो दोनों बिजनेस की जब तक सेम नहीं होगी तब तक ये आर्बिट्रेज प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। यानी कि सेम होने का मतलब है कि कोई भी बिजनेस ओवर वैल्यू नहीं रहेगा और कोई दूसरा बिजनेस अंडर वैल्यू नहीं रहेगा, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। यही था आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे देखिए। जैसे कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का मतलब होता है, ए लिमिटेड का मतलब ये है कि इस ए लिमिटेड के पास लेवरेज है। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि ए लिमिटेड के पास डेप्ट है। डेप्ट का मतलब इनके पास लोन रहेगा। और ये जो आपकी बी लिमिटेड है, इसके पास कोई भी लेवरेज नहीं है, ये क्या है, अनलेवरेज्ड है। अनलेवरेज्ड का मतलब होता है नो डेप्ट, इनके पास कोई भी लोन नहीं रहेगा। यानी इसमें जो भी पैसे लगे हैं ये सारे पैसे किसके लगे होंगे, शेयर्स के लगे होंगे। इसमें जो भी पैसे लगे हैं ये सारे पैसे किसके लगे होंगे, शेयर प्लस डिबेंचर के लगे होंगे। डिबेंचर को डेप्ट बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब लेवरेज फर्म के पास क्या होगा, डेप्ट होगा। अब यहाँ देखिए डेप्ट की वैल्यू कितनी है, 30 लाख रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा हमें, 3 लाख रुपए। 30 लाख का 10% 3 लाख होता है। यहाँ पे कोई भी लेवरेज नहीं है, जब डेप्ट ही ज़ीरो है तो कोई भी इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ डेप्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ दोनों कंपनी के पास अलग अलग तरीके से क्या है, अलग अलग तरीके का क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। यानी इसके पास डेप्ट और इक्विटी दोनों है, इसके पास केवल क्या है, शेयर्स हैं। तो इनके पास दोनों के पास क्या क्या है, अलग अलग तरीके का क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। बट एक चीज़ क्या है, इन दोनों की जो अर्निंग है, अर्निंग का मतलब होता है ईबीआईटी। मैंने आपको बताया था ना ईबीआईटी, ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये दोनों कंपनी का क्या है, सेम है। कहने मतलब दोनों कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर तो अलग है, लेकिन जो उनकी दोनों कंपनी की जो कमाई है, यानी जो प्रॉफिट है साल भर का, वो क्या है, सेम है, 10 लाख रुपए। अब देखो ए लिमिटेड का भी ईबीआईटी 10 लाख है, बी लिमिटेड का ईबीआईटी भी 10 लाख है, लेकिन दोनों में अंतर कैसे आएगा, अंतर ऐसे आएगा जब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करेंगे। तो इसके यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट हमको माइनस करना पड़ेगा, इसके यहाँ डेप्ट नहीं है तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ नीचे देखिए, इसमें इससे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लेते हैं हम लोग। दोनों फर्म का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 20% है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 100। ये फार्मूला है, ये फार्मूला मैंने नेट ऑपरेटिंग इनकम में भी बताया था आप लोगों को, यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं इसको। वैल्यू ऑफ द कंपनी जानते ही हैं, ई प्लस डी होती है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या करते हैं हम लोग, EBIT अपॉन वी इंटू 100 कर लेते हैं। अब जैसे मैं अभी ऊपर बता रहा था आपको कि इसका EBIT में से जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, EBIT माइनस आई माइनस टी किया, तो हमें मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि कितना हो गया, 7 लाख रुपीज़ हो गया। तो इक्विटी की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से, कितनी आ गई, 35 लाख रुपए आ गई। डेप्ट कितना था, ऊपर मेंशन था 30 लाख, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 65 लाख। अनलीवर्ड फर्म में देखिए EBIT माइनस आई तो होगा नहीं क्योंकि डेप्ट नहीं है तो जीरो हो जाएगा। टैक्स तो जानते ही हैं, एजम्पशन में क्या लिया, देयर इज़ नो कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि कोई भी टैक्स है ही नहीं, तो टैक्स को ले लो आप जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, मतलब इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 10 लाख हो गया। और ई आपका कितना हो गया, 10 लाख अपॉन, तो आपका ई कितना हो गया, 10 लाख इंटू 10 लाख अपॉन 20 इंटू 100 दैट इज़ 50 लैक्स। तो यहाँ डेप्ट तो होगा नहीं, तो इनकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 50 लाख, इसकी वैल्यू हो गई 65 लाख।
अब इससे पहले ऊपर वाले स्टेप में देखिए मैंने क्या बताया था, आर्बिट्रेज प्रोसेस में किसी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और किसी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब एक कंपनी होगी ओवर वैल्यू और एक कंपनी होगी कौन सी, अंडर वैल्यू। तो जिसकी भी कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है ये आपकी क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यू कंपनी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ ओवर वैल्यू। और ये वाली कंपनी कौन सी हो जाएगी आपकी, अंडर वैल्यू। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप ओवरऑल कॉस्ट निकाल लेते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई है, 15.38% आई है। ओवरऑल कॉस्ट के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, EBIT/V। ठीक है, और K0 मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अनलिवर्ड फर्म का, इसका भी यही फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है, इसका 20% आ गई, यानी कॉस्ट किसकी ज़्यादा आ रही है, अनलिवर्ड फर्म की ज़्यादा आ रही है ओवरऑल कॉस्ट, और लिवर्ड फर्म की ओवरऑल कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या होगा, जब ये सिचुएशन अराइज होती है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेज का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आर्बिट्रेज के प्रोसेस को यूज़ करने के लिए एक कंपनी का ओवर वैल्यू होना ज़रूरी है और दूसरी कंपनी का अंडर वैल्यू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कंपनी ओवर वैल्यू है और यहाँ पे ये कंपनी क्या है, अंडर वैल्यू है। तो क्या करेंगे हम लोग, ओवर वैल्यू ऑफ कंपनी के शेयर्स को बेचेंगे और अंडर वैल्यू ऑफ कंपनी के शेयर को क्या करेंगे, खरीदेंगे। आई रिपीट, वापस मैं रिपीट करता हूँ, क्या करना है, ओवर वैल्यू ऑफ कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, मतलब सॉरी बेचना है, और अंडर वैल्यू ऑफ शेयर्स को खरीदना है। तो आप इसको करने के लिए नीचे मैंने प्रोसेस लिखा है। अब देखिए सबसे पहले क्या लेना है, प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज। तो इसमें आप क्या करिए, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इस कंपनी के 10% शेयर बेचना चाहते हैं। किस कंपनी के, लेवर्ड फर्म के। तो हम लोगों ने मान लिया कि एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर हैं, 10% शेयर हैं। वही अगर उसके पास 10% शेयर है तो 10% शेयर ही बेचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो शेयर है 35 लाख, इसका 10% निकाल लेंगे, जो कि कितना आ गया, 3,50,000 आ गया। ठीक है, क्योंकि 35 लाख तो टोटल वैल्यू है इक्विटी की, उसका 10% कितना आ गया, लगभग 3,50,000, जिसको 3.5 लाख भी बोल सकते हैं। अब क्या है, नेट प्रॉफिट। अब अगर बिजनेस में हिस्सा भी 10% का है तो नेट प्रॉफिट का भी हिस्सा कितना होगा, 10%। नेट प्रॉफिट को ही क्या बोला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका 10% कितना हुआ, 70,000 हुआ। ठीक है, रिटर्न कितना था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों में सेम था, तो ये हम लोगों ने मेंशन कर लिया। अब क्या करेगा, जो पर्सन है ये 10% शेयर वाला, इसको प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, जितना 10% शेयर इसका बेचा है उतना ही 10% शेयर किस में खरीदेगा, अनलिवर्ड फर्म में खरीदेगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ उसकी हिस्सेदारी 10% है, तो अनलिवर्ड फर्म में भी वो हिस्सेदारी कितनी लेने जाएगा, 10% लेने जाएगा। यानी अगर वो यहाँ पे शेयर 3.5 लाख के बेचता है 10%, तो वहाँ उसको 10% खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, कितना, 5 लाख रुपए चाहिए होगा। कैसे, 50 लाख का 10% कितना हो गया, 5 लाख रुपए हो गया। लेकिन अब यहाँ देखिए एक चीज़ में गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, यहाँ उसके पास केवल 3.5 लाख रुपए हैं, यहाँ उसको रुपए कितने चाहिए, 5 लाख। तो अब उसके पास रुपए कम है, तो वो क्या करेगा, और उसको रुपए चाहिए कितने, 5 लाख, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए कम हो रहे हैं। तो अब वो क्या करेगा, वो ले लेगा 3 लाख रुपए तक का लोन। हम लोगों ने मान लिया क्या, वो 3 लाख रुपए का क्या ले लेगा, लोन ले लेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है लोन का, केडी मैंने आपको बताया था 10%। तो जैसे ही उसने 3 लाख रुपए का लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, लगभग 30,000 रुपये पड़ेगा उसको इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए 30,000 रुपये पड़ेगा। अब उसके पास टोटल पैसा कितना आ गया, 3.5 लाख शेयर का और 3 लाख लोन का, टोटल हो गया उसके पास 6.5 लाख रुपये। ठीक है, उसको चाहिए 5 लाख रुपए, तो उसने क्या किया, 6.5 लाख में से 5 लाख रुपए के क्या खरीद लिए, उसने खरीद लिए शेयर्स, किसके, अनलिवर्ड फर्म के। अब टोटल रिटर्न शेयर होल्डर को, टोटल रिटर्न मतलब टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा। अब यहाँ देखिए टोटल प्रॉफिट उसको मिल रहा था 70,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट उसको लिवर्ड फर्म में कितना मिल रहा था, 70,000। अब अनलिवर्ड फर्म के उसने कितने शेयर खरीदे हैं, 5 लाख। 5 लाख कितनी हिस्सेदारी थी, 10%। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ रहा था, देखिए 10 लाख रुपए आ रहा था। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। यानी वो अनलिवर्ड फर्म में कितना कमाएगा, 1 लाख रुपए कमाएगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने पहले क्या लिया था, उसने पहले लिया था लोन लिया था। कितने रुपए का लोन लिया था,
ये 3 लाख रुपए का लोन लिया था 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 30,000। यानी वो 1 लाख रुपए तो कमाएगा, लेकिन उसमें से 30,000 वो इंटरेस्ट देने के लिए जाएगा ना, तो टोटल कितना हो गया? 70,000। अब आपको एक चीज़ समझ में आई? कहने का मतलब है वो इस बिज़नेस से, ये वाले बिज़नेस से इस बिज़नेस में भी गया, तब भी जो उसका रिटर्न था यानी जो उसकी कमाई थी वो क्या रही? सेम रही। यानी कमाई में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। देखिए लिखा है ना 70,000 सेम रिटर्न विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख। यानी अगर वो इस फर्म में भी रहता, यानी उस इस बिज़नेस में भी बने रहता, या तो अगर वो इस बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में भी जाता, तो उसको मिलने वाला रिटर्न भी क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है, जो एक्स्ट्रा उसके पास कितना एक्स्ट्रा पैसा बच गया? 6.5 लाख रुपए में से 5 लाख मिल गया, बचा 1.5 लाख। तो वो 1.5 लाख रुपए को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कमा सकता है। कमा सकता है या नहीं? 1.5 लाख रुपए तो उसके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, तो वो उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कमा सकता है। तो ये जो 1.5 लाख पे जो एक्स्ट्रा रिटर्न है, ये चीज़ सारे इन्वेस्टर देख रहे होंगे। यानी कि ये वाली जो भी चीज़ें हैं, सारे निवेशक आपके क्या कर रहे होंगे? देख रहे होंगे। तो वो भी क्या करेंगे? यही चीज़ करेंगे। क्या? लीवर्ड फर्म के शेयर्स बेचेंगे जिसकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अनलीवर्ड फर्म के शेयर्स को खरीदेंगे। अब ये लोग सब प्रोसेस करते जाएंगे, तो अंत में क्या होगा? इन दोनों बिजनेस की जो वैल्यू है, इन दोनों बिजनेस की क्या जो वैल्यू है, अंत में क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ये वही अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को प्रूव करने के लिए यही प्रोसेस होगा, आर्बिट्रेज वाला। सो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैं क्या करूँगा, एक आपको क्वेश्चन दे दूँगा, आपको वहाँ पे आर्बिट्रेज प्रोसेस लगा के ये बताना होगा कि दोनों में मिलने वाला रिटर्न सेम है या नहीं है। ठीक है, तो यही बात लिखी है कि यही सेम प्रोसेस क्या करेंगे? बहुत सारे निवेशक करेंगे, यानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स करेंगे। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर करेंगे। तब तक करेंगे जब तक इन दोनों बिजनेस की जो वैल्यू है, तो इन दोनों बिजनेस की जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो जाती। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस थ्योरी में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी। कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आप क्या करिएगा, मैंने आपके ग्रुप में फ़ोटोज़ भेजी है, इसकी इमेज नोट्स की। आपको क्या करना है? पूरी थ्योरी को याद करना है, और इस एग्जाम्पल का जो भी मैंने ये जो एग्जाम्पल बताया, इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसकी वैल्यू ही लिखने के लिए मतलब इस एग्ज़ाम में आपको इस थ्योरी को लिखने के लिए आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो आपको थ्योरी लिखने के लिए सबसे पहले इसकी इंट्रो, इसके एजम्पशन, इसके मॉडल और इसका एग्जाम्पल, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको शायद क्लियर होती है। इसके आगे एक और छोटा सा इसमें एमएम अप्रोच में टॉपिक है कि अब क्या होगा, मान लीजिए कि अगर लेवर्ड फर्म की वैल्यू कम हो जाती है और अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तो देखिए लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा थी, यहाँ देखिए लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा थी और अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू कम थी। एक और एग्जांपल होगा जहाँ पे अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और लेवर्ड फर्म की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वहाँ पे आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे लगेगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है।